नमस्ते साथियों। कल हमने ऑगस्ट काम्ट के बारे में पढ़ा था कि ऑगस्ट काम्ट का जीवन परिचय, ऑगस्ट काम्ट की प्रमुख रचनाएं, किन किन पुस्तकों की उन्होंने रचना की थी और समाजशास्त्र के क्षेत्र में ऑगस्ट काम्ट का योगदान। उसी के तहत है आज हम ऑगस्ट काम्ट के मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं या चिंतन की 3 अवस्थाएं और प्रत्यक्षवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चिंतन की 3 अवस्थाओं कि चिंतन की ऑगस्ट काम्ट ने कौन सी 3 अवस्थाएं बताई है, यानी मानसिक विकास की कौन सी 3 अवस्थाएं बताई है। ऑगस्ट काम्ट ने चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई है। पहला धर्मशास्त्री अथवा काल्पनिक अवस्था, दूसरी तात्विक अथवा अमूर्त अवस्था और तीसरी वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्षवादी अवस्था। पहली अवस्था है धर्मशास्त्री अथवा काल्पनिक अवस्था, जिसको आध्यात्मिक अवस्था भी कहा गया है। हम ये तीनों अवस्थाएं पढ़े उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये चिंतन की 3 अवस्थाएं क्या है या मानसिक विकास क्या है। ऑगस्ट काम्ट के अनुसार या अपन सामान्य रूप से देखें तो भी प्रत्येक जो वस्तु है उसका विकास अचानक नहीं हुआ है, यकायक नहीं हुआ है। आज हमारे सामने कोई भी भौतिक वस्तु हो, चाहे सामाजिक वस्तु हो, सामाजिक घटना हो, सामाजिक परिस्थिति हो। एक उदाहरण देख सकते हैं हम इसके लिए कि एक पेड़ है, वो अचानक ही एक पेड़ नहीं बना है। सबसे पहले एक बीज था, बीज से छोटा पौधा और पौधे से धीरे धीरे छोटा पौधा, बड़ा पौधा और बड़े पौधे से फिर आज वो पेड़ बना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिस अवस्था में कोई भी सामाजिक वस्तु विद्यमान है, कोई भी चीज़ विद्यमान है, कोई घटना विद्यमान है, तो वो अचानक नहीं हुई है। वो किसी न किसी परिस्थिति से, किसी न किसी अवस्था से गुजरी है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है और प्रकृति के अंदर सभी वस्तुएं भी परिवर्तनशील है। ठीक उसी प्रकार मानसिक विकास का भी अध्ययन करके ये कहा जाता है कि मानसिक विकास का जो वर्तमान स्तर है वो भी परिवर्तनशील है और धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। काम्ट ने मानव के मानसिक विकास के बारे में निश्चित नियम प्रतिपादित किए इन्हीं अवस्थाओं के द्वारा। उसके अनुसार सभी दिशाओं और सभी युगों में मानव के मानसिक विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण नियम है। हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण नियम है। उसके अनुसार ही इस अवधारणा का विवेचन किया गया है। सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में काम्टे की विचारधारा का प्रारंभ उनके द्वारा प्रतिपादित 3 अवस्थाओं का नियम, जिनको हम चिंतन की 3 अवस्थाएं कहते हैं, मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं कहते हैं, के द्वारा हुआ, जो काम्ट ने 1822 में प्रतिपादित की थी। काम्ट के अनुसार ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती है। काम्ट कहते हैं कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा है वो क्रमबद्ध रूप से इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहला भी बताया था, पहला आध्यात्मिक, काल्पनिक या धर्मशास्त्रीय, दूसरा तात्विक अथवा गुणात्मक जिसको अमूर्त भी कहते हैं, और तीसरा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। एक नवीन सामाजिक विज्ञान की संस्थापना को काम्टे चिंतन के प्रकारों उनकी अवस्थाओं में प्रारंभ करते हैं। इस सिद्धांत में उसने या काम्ट ने मनुष्य, स्वतंत्र समाज और मानव जाति सभी के मस्तिष्क के विकास की अवस्थाओं को स्पष्ट किया है कि वर्तमान में जो मनुष्य है, जो समाज है, जो मानव जाति है, उसका मस्तिष्क का विकास इन निम्नांकित 3 अवस्थाओं से गुजरते हुए हुआ है। इसी कारण काम्ट का यह सिद्धांत समाजशास्त्र का आधार बना। अब लेते हैं हम पहली अवस्था, धर्मशास्त्रीय अथवा काल्पनिक अवस्था, जिसको हम आध्यात्मिक अवस्था भी कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें धर्म की प्रधानता होती है, आध्यात्म की प्रधानता होती है, कल्पना रहती है इसमें। अपने आदि काल से ही मानव घटनाओं के पीछे अनेक देवी देवताओं को हाथ मानता आ रहा है कि कोई भी जो सामाजिक घटना हुई है, प्रकृति की जो घटना हुई है, उन घटनाओं के पीछे मनुष्य पुराने ज़माने से ये मानता आ रहा है कि इनके पीछे देवी देवताओं का हाथ है। धर्मशास्त्रीय अवस्था में सृष्टि की आवश्यक प्रकृति की खोज करने में भी प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने में मनुष्य का मस्तिष्क ये मान लेता है कि इनका परिणाम कोई अलौकिक प्राणी है। वह कुछ सोचता है और कहता है कि प्राकृतिक घटनाओं को संचालित करने वाले उन तत्वों के संबंध में था जो, यानी कि वापस बताता हूँ ये कि जो धर्मशास्त्रीय अवस्था है वो मानसिक विकास अधिक न होने के कारण जो कुछ वह सोचता था वह प्राकृतिक घटनाओं को संचालित करने वाले उन तत्वों के संबंध में था जो उसे दिखाई तो पड़ते थे किंतु उनकी समझ से बाहर थे। उनकी अपनी ये कल्पना थी कि आकाश में बहुत सी शक्तिशाली आत्माएं निवास करती है और इन आत्माओं को प्रसन्न होने पर मनुष्य सुखी और अप्रसन्न होने पर मनुष्य दुखी होता है। यानी कि उसको जो घटनाएं हो रही है वो परिवर्तन तो दिखाई देता है लेकिन वो उसके समझ से बाहर था। इस प्रकार चिंतन की यह प्रथम अवस्था अत्यंत ही काल्पनिक और विवेक व बुद्धि से
परे थी, यानी कि काल्पनिक थी। केवल वो कल्पना करता था कि बारिश हो रही है, इसका कारण यह हुआ होगा, या ये आज विपदा आई है, इस विपदा का कारण यह है। वो सिर्फ काल्पनिक था और बुद्धि और विवेक से परे था। प्रत्येक घटना देवी देवताओं या ईश्वर की क्रिया का फल माना जाता था। इस प्रकार पृथ्वी पर जो भी घटनाएं, जैसे नदियों का प्रवाह, वर्षा, तूफान, दिन रात का बनना, सर्दी गर्मी आना, लड़ाई झगड़े होना, पेड़ पौधे का बढ़ना या दूसरी अन्य घटनाएं, चीज़ें हैं आदि घटित होती है, उनके पीछे कोई अलौकिक शक्ति होती है जो इन सब घटनाओं का संचालन करती है। यानी कि एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती है, वो एक काल्पनिक शक्ति होती है, वो इन सब घटनाओं का नियंत्रण करती है। काम्टे ने इस अवस्था को फिर 3 भागों में विभक्त किया है। एक है प्रेतवाद पहली, दूसरी है बहुदेवतावाद और तीसरी है एकेश्वरवाद। यानी कि सर्वप्रथम वो ये मानता था कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है उसमें किसी प्रेत का आधार है, ये प्रेत या भूत के कारण हो रही है। उसके बाद वो बहुदेवतावाद में आया कि अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग व्यक्ति जिम्मेदार है, यानी कि विभिन्न देवता विशिष्ट कार्यों के लिए विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिए गए। कुछ वर्ग के देवता कुछ वर्ग का कार्य करते हैं। उसके बाद आया एकेश्वरवाद, यानी कि फिर धीरे धीरे धार्मिक या काल्पनिक जो अवस्था का है वो अपनी उच्चतम अवस्था में आई, अंतिम अवस्था में आई, और ये चिंतन सूक्ष्म और गंभीर हो गया और कहा जाने लगा कि ये जो सब परिवर्तन है उसका एक ही कारण है, वो है एकेश्वरवाद। दूसरी अवस्था है तात्विक अथवा अमूर्त अवस्था। यह अवस्था धर्मशास्त्रीय अवस्था यानी पहली अवस्था और तीसरी अवस्था वैज्ञानिक अवस्था या प्रत्यक्षवादी अवस्था के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य में तर्क शक्ति की वृद्धि होने लगती है और विकास की इस प्रक्रिया में मनुष्य का चिंतन गहन और सूक्ष्म हो जाता है। मनुष्य चिंतन करने लगता है, मनुष्य के तर्क शक्ति की वृद्धि होती है, मनुष्य तर्क करता है और वो तर्कपूर्ण उत्तर खोजने की कोशिश करता है। ईश्वर का चिंतन एक व्यक्ति के रूप में न होकर एक अमूर्त शक्ति के रूप में होने लग जाता है। इस अवस्था में जो ईश्वर का चिंतन वो एक व्यक्ति के रूप में न होकर अमूर्त शक्ति के रूप में हो जाता है। कि अमूर्त अवस्था का मतलब एक ऐसी अवस्था जिसका शक्ति तो है लेकिन उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। अब हम पहली और दूसरी अवस्था की तुलना करें तो प्रथम अवस्था है वो अवस्था तो उसमें ईश्वर को मूर्त माना गया था, यानी ईश्वर का कोई ना कोई स्वरूप है, कोई ना कोई रूप है, जबकि इस द्वितीय अवस्था में ईश्वर के स्वरूप को अमूर्त माना गया है। तीसरी अवस्था है वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्षवादी अवस्था। ये सबसे अंतिम अवस्था है, तीसरी अवस्था है। यहाँ पर विज्ञान का आविष्कार होता है, वैज्ञानिक स्थिति आती है, चिंतन के क्रम की यह तीसरी अवस्था मानी जाती है। और जब हम वैज्ञानिक स्थिति की बात करने लगते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि विज्ञान में हर वस्तु का अध्ययन क्रमबद्ध और नियमानुकूल है। इस अध्ययन में अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण और अन्य ऐसी ही अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है और मनुष्य इस अवस्था में तथ्यों को केवल उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं या जिनका अनुभव किया जा सकता है, यानी कल्पना से परे होता है। मनुष्य केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जो बातें उसको सामने दिखाई देती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जिनका अनुभव किया जा सकता है। इस अवस्था में भावना, कल्पना और अतार्किक विचारों का कोई स्थान नहीं होता, यानी कि ये प्रथम अवस्था की बिल्कुल विपरीत अवस्था है। कांट का कहना है कि तर्क तथा निरीक्षण सम्मिलित रूप से वास्तविक ज्ञान का आधार है, यानी कि तर्क और निरीक्षण को इसमें प्रधानता दी जाती है। इस अवस्था में कांट कहते हैं कि मस्तिष्क को तथ्यों के अवलोकन एवं वर्गीकरण की ओर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था का संबंध वास्तविक दृश्य जगत से है, अदृश्य जगत से नहीं, यानी प्रत्यक्ष अवस्था से है। कांट कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो तथ्यों का अवलोकन और वर्गीकरण उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस अवस्था का संबंध वास्तविक दृश्य जगत से है, अवास्तविक या कल्पना पूर्ण दृश्य से नहीं है। कांट के अनुसार तर्क और अवलोकन का अपेक्षित सम्मिश्रण इस ज्ञान का साधन है। कहने का तात्पर्य यह है कि चिंतन की इस अंतिम अवस्था में ज्ञान का एकत्रीकरण ही चिंतन का लक्ष्य माना जाता है तथा यह ज्ञान तर्क और अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है जो हम कल्पना कर रहे थे वो कल्पना से परे है। इस अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो तथ्य हैं, जो घटनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, वो उन्हीं को सत्य माना जाता है जो सामने घटित होती हो तथा जिनका ज्ञान हमें तर्क और अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ज्ञान का एकत्रीकरण ही चिंतन का प्रमुख लक्ष्य होता है और ये जो ज्ञान का एकत्रीकरण किया जा रहा है ये तर्क और अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। अब अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कांट ने जो 3 अवस्थाएं बताई है इसमें कांट स्वयं भी कहते हैं कि तीसरी अवस्था
अभी तक नहीं आई है, यानी कि पूर्ण वैज्ञानिक चिंतन की अवस्था नहीं आई है, क्योंकि अभी तक एक ऐसे सामान्य नियम की खोज नहीं की जा सकी है जिसके आधार पर विश्व की समस्त घटनाओं को समझा जा सके। अब अगला है प्रत्यक्षवाद। थोड़ा सा प्रत्यक्षवाद के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे हमने देख लिया था अभी, जो तीसरी अवस्था है वैज्ञानिक अवस्था है, वही प्रत्यक्षवाद है, वही प्रत्यक्ष अवस्था है। प्रत्यक्षवाद का मतलब यह है कि जो भी घटना वस्तु सामने घटित हो रही है, यानी प्रत्यक्षवाद सरल शब्दों में समाज एवं सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर देखने और समझने का सिद्धांत है। प्रत्यक्षवाद में जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक वस्तुएं हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, समाज है, उनको प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर देखा और समझा जाता है। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो घटनाओं से संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है, जिसका अवलोकन, परीक्षण और तुलना संभव है। यानी कि प्रत्यक्षवाद के द्वारा सार्वभौमिक नियमों का निर्माण किया जाता है, ऐसे नियम जिनको सभी काल, समय और स्थान पर समान रूप से लागू किया जा सके। जैसे कि सार्वभौमिक नियम यह है कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, तो इसका अवलोकन, परीक्षण और तुलना की जा सकती है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद विज्ञान के आधार पर समाज का अध्ययन करने और उसके संबंध में निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि प्रदान करता है। यानी प्रत्यक्षवाद का समाजशास्त्र में यदि हम प्रयोग करें तो समाज का अध्ययन करने, एक ऐसे समाज का अध्ययन कराया जाता है जिसका आधार वैज्ञानिक हो, जिसका आधार विज्ञान हो, और उसके संबंध में निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि प्रदान करता है। अर्थात प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं से संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है। प्रत्यक्षवाद जो है वो सामाजिक घटनाओं से संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है, जिनका अवलोकन, परीक्षण और तुलना संभव है। ऐसे नियम जिनका अवलोकन किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है। अब प्रत्यक्षवाद के जो चरण हैं वो यह है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन की समस्या को देखा जाता है। वही जो चरण वही है जो वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। समस्या का परीक्षण किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, नियमों का निर्माण किया जाता है। ऐसे नियमों का निर्माण जो सार्वभौमिक नियम हो, सामान्यीकरण हो, जो सामान्य नियम हो जिनको सभी पर लागू किया जा सकता है। यानी कि प्रत्यक्षवाद एक तरह से वैज्ञानिक विधि का अगला रूप है, वैज्ञानिक पद्धति का अगला रूप है। प्रत्यक्षवाद में विज्ञान पाया जाता है, विज्ञान के तत्व पाए जाते हैं, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं पाई जाती है। यानी कि प्रत्यक्षवाद में जो ज्ञान का संचय किया जाता है, तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा किए जाते हैं, और विभिन्न जो विधियां काम ली जाती है उनका पुनः परीक्षण किया जा सकता है। अवलोकन विधि काम में ली जाती है। इसी प्रकार जो भी विधियां काम में ली जाती है उनका पुनः परीक्षण पुनः संभव हो जाता है। तथ्य एकत्रित करते समय अवलोकन, परीक्षण और वापस तुलना उनकी संभव की जा सकती है। एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है जिनको समान रूप से सभी पर लागू किया जा सके, भविष्यवाणी की जा सके, सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। थैंक यू।